जी, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है क्या? बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? जी बताइएगा जरा मुझे। यस सर। चलें 2-1 मिनट इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सारे आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो फिर शुरू कर रहे हैं लेक्चर को। चलें जी, देखते हैं जी। न्यूक्लियर फिजिक्स लास्ट यूनिट आप लोगों का इस एमडी कैट के सिलेबस का, तो इसी को लेके चल रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या? जो सेंट्रल पोर्शन है एटम का, उसे डिस्कस करना है हम लोगों ने। स्टडी ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है जी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयनाइजेशन, एक्साइटेशन वगैरह को डिस्कस किया। उसके बाद कहीं चल के आप न्यूक्लियस तक पहुंच रहे होते हो। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, इसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की। आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है, वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई और ऑब्जर्वेशन में क्या चीज आई, कुछ रिजल्ट्स बनाए और उन रिजल्ट्स में से क्या आया कि मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गुजर गए थे, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे कि एटम का मेजोरिटी पोर्शन खाली है। लेकिन चंद एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो मोर देन 150 डिग्री के एंगल पे डेविएट हो गए और वहां से उसने आइडेंटिफाई किया। अब डिस्कस तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करना चाहता था लेकिन उसमें कामयाब तो ना हो सका, लेकिन एक्सीडेंटली क्या कर दिया, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। और न्यूक्लियस की जब हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट स्टेबल पोर्शन ऑफ एटम, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके साइज की जब बात करते हैं हम लोग तो रेडियस जो रेडियस या डिस्टेंस होता है या साइज कहते हो आप इसे, ये अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻14 मीटर हुआ करता है। ठीक है, यानी जब हम लोग बात करते हैं ना इसके छोटे होने का, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो उससे तकरीबन 10,000 गुना छोटा है। यानी हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 1/10⁴ टाइम्स ऑफ साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ आ गई बात की? अब ये इतना छोटा है। जब हम लोग न्यूक्लियस फिजिक्स को डील करते हैं तो न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टडी करना है कि न्यूक्लियस कैसे बिहेव कर रहा होता है, क्या क्या सिचुएशन है। इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस में डिस्टरबेंस कैसे आती है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या है, फिर न्यूक्लियस के कौन कौन से फिनोमेनाज हैं कि जो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या कुछ होता है, उन सारों को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं न्यूक्लियस के हवाले से, तो चूंकि मैथ्स हम लोग बहुत छोटे लेवल पे चल के बात कर रहे हैं, बहुत छोटा मतलब माइक्रो लेवल पे चल के, तो फिर वहां पे हमारे पास जो है वो आम जो इस्तेमाल होने वाले यूनिट है वो नहीं होते।
लाइक एनर्जी का यूनिट बात करें तो माइक्रो लेवल पे चल के हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, जॉल उसके मुकाबले में बहुत बड़ा यूनिट होगा। मैस की बात की जाए तो मैस किलोग्राम डेली लाइफ में, ग्राम किलोग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एटॉमिक लेवल पे चलते हो, न्यूक्लियर लेवल पे, तो हम लोग ग्राम किलोग्राम यूज नहीं करते। तो फिर एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि इन न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स हम यूनिफाइड मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे AMU या जस्ट U भी कहा जाता है। एंड 1U इज द 1/12 ऑफ कार्बन 12। यानी हम क्या कहते हैं, और ये जो 1U होता है दैट इज 1.6606 10⁻⁻27 किलोग्राम हुआ करता है। यानी ये अगर हम कार्बन 12 लें और उस कार्बन 12 के 12 बराबर हिस्से कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कार्बन 12 को मैंने क्या कर दिया, 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो वो जो एक हिस्सा होगा दैट विल बी 1U। अब कोई सा भी एटॉमिक मास नंबर होता है ना, या किसी भी एलिमेंट के आप मास की बात करते हो, तो वो इसके साथ कंपैरिजन होता है। मतलब आप कहते हो जी ठीक है, आप कहते हो जी हीलियम जो है वो हीलियम 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हीलियम का जो मास है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 4 गुना है। मैं कहता हूं कार्बन 6 है, 6 कह रहा हूं 12 है, तो इसका मतलब क्या है, या क्योंकि कार्बन तो स्टैंडर्ड लिया हुआ है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन 16 है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 16 गुना है। अगर मैं बात करता हूं कि जी सोडियम 23 है, तो इसका मतलब है कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 23 गुना। तो इस तरह हम लोग इसे कैलकुलेट किया करते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, मोर देन 110 पार्टिकल, आप लोगों ने अपने एफएससी के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि इसमें मौजूद है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जिनमें सबसे पहला क्या आ जाता है, दैट इज चार्ज नंबर, इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट विल बी Z equals to number of protons in a nucleus। किसी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर कहते हैं। अच्छा, हम लोग फिर ये भी बात करते हैं कि भाई किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी बिल्कुल, ये न्यूट्रल एटम के केस में ऐसा होता है। तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि जी चार्ज नंबर जो होगा या एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एटम अगर आयोनाइज हो जाए तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है कि हमने हमेशा एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही लेके चलना है। सेकंड चीज आ जाती है मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। ए से रिप्रेजेंट, एंड दैट विल बी
mass number equals to number of protons plus number of neutrons. क्या चीज आ जाएगी? ए से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज Z प्लस N, और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहो तो एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी को बेस बना के आगे चले हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जी। क्या होगा? नंबर 1, सेम जी सेम होगा। नंबर 2, सेम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर इसे मैं क्या कह सकता हूं? नंबर 1, डिफरेंट ए डिफरेंट होता है, यानी एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। नंबर 2, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 3, डिफरेंट न्यू। ये एग्जांपल मजीद एग्जांपल कौन सी हो सकती है? यूरेनियम की बात करते हो, यूरेनियम 92 233 भी होता है, यूरेनियम 92 235 भी होता है, यूरेनियम 92 238 भी होता है। एग्जांपल्स आ गई इसमें। याद रखिएगा, चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे इन्हें कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। इन्हें सेपरेट करने के लिए हमेशा फिजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसा जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और आपकी बुक में ही वो टेबल सा बन के ना एक साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि ये जो इसमें जो आइसोटोप्स की बात करती हो, तो जीनॉन और सीजियम 36 आइसोटोप्स हैं दोनों, यानी जीनॉन के भी 36 आइसोटोप्स और सीजियम के भी 36 आइसोटोप्स होते हैं। समझ आ गई बात की? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे चल रहा हूँ। बात करते हैं जी आइसो टोन्स पे, आइसोबार्स पे और आइसोमर्स पे।
जी जी जरा देखिएगा, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर हमेशा सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अब इसकी एग्जांपल में क्या चीज आ जाती है? हाँ, सेम एटॉमिक मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ आ गई बात? अब जरा गौर से देखिएगा, इसकी एग्जांपल में बात की जाए, अगर मैं बात करूं 1 3, अब क्या सिचुएशन है? ट्रीटियम हीलियम का आइसोटोप 2 3, मास नंबर सेम है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, समझ आ गई बात की? इसी तरह कार्बन 6 12 और कार्बन नहीं, और एग्जांपल अगर इसकी लेके चलें हम लोग जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम हो, हाँ, नाइट्रोजन 7 14 और कार्बन 6 14, ये भी क्या है हमारे पास? आइसोबार्स है। उसके बाद आ जाता है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, डिफरेंट जी क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी ए भी डिफरेंट होगा, जी भी डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और यहां पे मजीद एक चीज क्या आ जाएगी? यहाँ पे एक चीज ये भी आएगी, डिफरेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी यही आएगा, डिफरेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में जरा देखिएगा, इसकी एग्जांपल में क्या क्या चीजें आएंगी? जी, इसकी एग्जांपल में क्या क्या आएगा? कार्बन 6 12, ऑक्सीजन कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने की टेक्निक होती है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो,
दैट इज 8, इसमें कितने आ जाएंगे 16 माइनस 8 दैट इज 8। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं ट्रीटियम पे और बात करूं हीलियम पे, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 सेम होते हैं। जी क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज की? सर 10 की पावर -14 इसका डायमीटर है या रेडियस? साइज हम लोग बोलते हैं आमतौर पे इसका रेडियस ही कहा जाता है, उसी ऑर्डर में आएगा। आगे हम लोग अब आइसोमर्स का अभी नहीं बता रहा मैं, वो जब इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा ना कि ये हासिल किस तरह होते हैं, फिर बताऊंगा कि आइसोमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जी, आगे टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट मास डेफिसिट एंड बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, एंड बाइंडिंग एनर्जी। जी अब वैसे अगर हम लोग बात करें ना कि आप बाजार जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये 2 मार्कर है मेरे पास, हर एक का 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो जमा करोगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब इन दोनों को मिला के मैंने एक बड़ा मार्कर बना दिया, होना तो क्या चाहिए था वो 100 ग्राम। ऐसे ही होता है, बाजार जाते हो आप, आपने बाजार से कुछ चीज खरीदनी है कि अच्छा ये 1 किलो फलान चीज ले आओ, वो शॉपकीपर कहते हैं आपको कि नहीं मेरे पास किलो, तो किलो वाली पैकिंग में नहीं है, हाँ आधा आधा किलो वाली पैकिंग में है, तो आप उसे कहोगे 2 दे दो, क्योंकि वो कंपोनेंट्स का मैस होल के मैस के बराबर आ रहा है। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि भाई किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स का टोटल मैस है और जो न्यूट्रॉन्स का टोटल मैस है, उनका सम हमेशा न्यूक्लियस के मैस के बराबर आए। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कंपोनेंट्स के मैस का सम हमेशा न्यूक्लियस के मैस से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। मैं क्या करना चाहता हूं, इन्हें, ये अलग अलग है, मैं इन्हें इकट्ठा करना चाहता हूं, मतलब न्यूक्लियस में चेंज करना चाहता हूं, एक ही डिब्बे में बंद कर देना चाहता हूं। तो होना तो ये चाहिए था कि इस सारे का मैस इस सारे के मैस के बराबर आ जाता, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन तमाम का मैस इसके मैस से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसका मतलब है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कुछ मैस मिस हो गया।
अब वो जो mass मिस हुआ, that missing mass is known as mass deficit. इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करना चाहूंगा, मतलब इक्वेलिटी का साइन लाना चाहूं अगर मैं, तो मुझे यहाँ पे वो मैच लिखना पड़ेगा जो मिस हो गया, जो मिसिंग मैच था। हाँ, जो मिस हुआ, जितनी कमी आई वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब दैट मिसिंग मैच इज नोन एज दिस इज कॉल्ड mass deficit. असल में ये मैस कम क्यों हुआ? मैस ऐसा नहीं कि मैस गायब हो गया, बल्कि क्या हुआ, इस मैस के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है, इस मैस के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो असल में रिलीज हुई ताकि ये न्यूक्लियॉन्स आपस में टाइटली बाउंड हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर इस तरह दिया करता हूं कि हम लोग, मैं अक्सर इस तरह इसकी एग्जांपल लेक्चर के दौरान भी आप लोगों को दी थी कि अगर किसी रूम में आपने स्टीम फिल की हुई है, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है ना, वेपराइज फॉर्म ऑफ वाटर, अब वहां पे क्या ज्यादा होगा, आपने क्या किया, उस रूम में से हीट को निकालना शुरू कर दिया, मतलब एनर्जी निकालना शुरू कर दी। जब एनर्जी निकालना शुरू करोगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में आ गए। मजीद एनर्जी निकालते गए वो सॉलिड में चेंज होते गए, आइस बन गई। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड हो गए, जकड़े गए एक दूसरे के साथ। अब जितनी मजीद निकालते जाओगे एनर्जी, उतना क्या होता जाएगा, वो टाइटली बाउंड होते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में से एनर्जी, इनकी एनर्जी कम करते जाओगे तो ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। करीब आते 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 ये इतने करीब आगे, टाइटली बाउंड हो गए एक दूसरे के साथ कि इन्हें तोड़ना मुश्किल हो गया। मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी। तो जितनी एनर्जी निकाली आपने उन्हें टाइटली बाउंड करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और वो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो असल में इस मिसिंग मैस की इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। यानी इस मैस की इक्विवेलेंट जो एनर्जी हमने निकाली, रिलीज की, क्या करने के लिए, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब है अगर मैं डेल्टा एम वाला रिलेशन जो लिखा हुआ है इसे इस तरह लिखो, एम पी प्लस ए माइनस जी इंटू एम एन माइनस, अगर मैं दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ए माइनस जी एम एन माइनस, तो ये जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होगा, ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से, अभी उसी एग्जांपल पे चलूं, वो एनर्जी जो आपने उस रूम में से निकाली उस स्टीम को आइस में चेंज करने के लिए, बर्फ में चेंज करने के लिए, अगर उतनी ही एनर्जी आप दोबारा से उस बर्फ को दे दो, वो दोबारा स्टीम में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जितनी एनर्जी आपने निकाली क्या करने के लिए, जितनी एनर्जी आपने निकाली क्या करने के लिए, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा करके न्यूक्लियस बनाने के लिए, अगर आप इतनी ही एनर्जी दे दोगे किसको, दोबारा से न्यूक्लियस को, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी मैं अगर बात करता हूं, फर्ज किया मेरे पास ये था, न्यूक्लियस बन गया, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मैंने इन्हें बंद कर दिया, पैकिंग में ले आया, न्यूक्लियस बन गया, मैंने इसे बाइंडिंग एनर्जी दे दी, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे, सारे आजाद हो जाएंगे।
टूट जाएगा न्यूक्लियस। समझ आ गई बात की? यानी हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस को दो और क्या हो जाए, वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाए, बट जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी, एक टर्म इस्तेमाल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसी तरह अब यहां पे तो पहले हम लोगों ने मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या इस तरह लिखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और याद रखिएगा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये असल में एटॉमिक मास नंबर ही होता है। यानी फिर मैं कह सकता हूं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ओवर एटॉमिक मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मास डेफिसिट मालूम करूं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, दैट इज डेल्टा एम ओवर एटॉमिक मास नंबर। और इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, इसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, जरा आगे चल रहे हैं फिर। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, स्टेबिलिटी, या आप कह सकते हो, पहले बात कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ पे। अच्छा, दो अलग अलग चीजें हैं, बाइंडिंग एनर्जी कुछ और है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कुछ और है। बात की समझ आई? मतलब अगर आप लोग देखो ना, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की आपकी बुक में दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये दी हुई है कितनी, 28.2 MeV। ठीक है, इसका मतलब है ये 28.2 टोटल आपने रिलीज की। अब होगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी,
जो आपकी बुक में दी हुई है 28.2 को 4 पे डिवाइड कर दो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 है, दैट इज 7.05 MeV। याद रखिएगा किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। अब जरा देखिएगा स्टेबिलिटी of nucleus depends upon binding energy per nucleon, not on binding energy of एग्जाम्पल के तौर पे देखें ना, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं हीलियम, ये हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम 24, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है तकरीबन कितनी 28.2 MeV, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यूरेनियम की 92 to 35, इसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट कोई 1700 के करीब आती है, या आप एग्जांपल ले लो, हाँ 1600 के करीब आती है, शायद 1600 या 1700 के करीब। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसकी तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ यूरेनियम अनस्टेबल है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, या अगर आप आयरन की बात कर लो, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, आयरन ले लो 56 होता है, ये तकरीबन 492 के करीब करीब होती है। तो आप कहो जी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो 492 है, जबकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1600 है, तकरीबन 1600-1700 के करीब होती है। तो भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इसमें ये भी तो देखो, इसमें सिर्फ 56 न्यूक्लियन के लिए इतनी थी और इसमें 235 न्यूक्लियन के लिए इतनी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कह सकता हूं higher the value of binding energy per nucleon means more stable is the nucleus। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब अगर आप ग्राफ देखते हो ना, तो ये ग्राफ ऐसा बना होगा आपका, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर, ग्राफ बना ऐसा। ऐसे होगी, ठीक है, जो आपकी बुक में कर्व बनी हुई है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, लाइट एलिमेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल पहुंचे लाइक दिस, यहाँ पे आयरन होगा 56, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल गए, ग्राफ फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कंपैरेटिवली जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो सारे के सारे ज्यादा स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी बाकियों की निस्बत ज्यादा है। स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी कम है,
एंडिंग पे स्टेबिलिटी कम है, मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंड पे चलती है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं सारे, और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ब खुद क्या होते रहते हैं, ब्रेकेज होती रहती है, उनके टूटते रहते हैं। और अगर आप इस ग्राफ में देखो तो जो पीक है तो सबसे ज्यादा क्या है, आयरन 56, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी आप कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Fe56 8.8 MeV पर न्यूक्लियन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की सबसे ज्यादा, लिहाजा आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी इसके न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे मुश्किल हो। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है उनके न्यूक्लियस को तोड़ना आसान होता है। अब देखो ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, टूट जाएगा खुद, ये इतनी कम होती है हैवी एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं चल के यूरेनियम आ गया है, यूरेनियम 235 है, 92, और आपको पता है ये तो रेडियो एक्टिव है, और जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो तो खुद ब खुद टूटते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई स्टेबिलिटी, इसका मतलब है ये भी लेस स्टेबल, ये वाला पोर्शन भी क्या है, लेस स्टेबल। लेकिन अगर मैं इन्हें यहां से लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ लाना चाहूं, यानी ज्यादा एटॉमिक नंबर से कम एटॉमिक नंबर पे लाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। इसका मतलब है अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आ रहे होंगे तो फिशन होता है। और ये भी क्या है, कम बाइंडिंग एनर्जी से कहां पे जाना है, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पे, तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट है तो ये फ्यूजन कहलाएगा, ये मिलके जाएंगे। तो याद रखना है आपने, क्या याद रखना है, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर क्या हो, जब भी न्यूक्लियस शिफ्ट हो, इफ nucleus shifts from less binding energy to less binding energy per nucleon to high binding energy per nucleon, तो क्या होगा, एनर्जी must be released, हमेशा एनर्जी निकालनी पड़ती है, रिलीज करवानी पड़ती है। बहुत अहम कि जब भी कहां से कहां पे शिफ्ट होगे, लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और अगर क्या हो, टूट के, जरा गौर कीजिएगा, अगर टूट के लेस बाइंडिंग एनर्जी से मोर बाइंडिंग एनर्जी पे जाएगा तो क्या होगा, फिशन। और अगर इकट्ठे होके लेस बाइंडिंग एनर्जी से मोर बाइंडिंग एनर्जी पे जाएगा तो फ्यूजन रिएक्शन होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? जी, यहां तक अगर कोई मुश्किल है तो पूछ सकते हो आप लोग। सर ये जो आपने इफ वाले पॉइंट लिखे हैं इनको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। कौन सा वाला पॉइंट? लास्ट पर इफ न्यूक्लियस शिफ्ट फ्रॉम लेस बाइंडिंग एनर्जी टू, जी, मैंने क्या बताया कि अगर न्यूक्लियस शिफ्ट करे, कहां से कहां पे जाए, लेस बाइंडिंग एनर्जी से जा रहा हो किसमें, हाई बाइंडिंग एनर्जी में, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, निकालनी पड़ती है। जब एनर्जी निकलेगी तो मजीद टाइटली बाउंड होते जाएंगे, जब टाइटली बाउंड होते जाएंगे तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, ज्यादा। और वो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर हैवी न्यूक्लियस है तो टूट के बड़े से छोटे, छोटी कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा पे आएंगे तो उसके लिए फिशन रिएक्शन होगा।
और अगर यहां से शिफ्ट करके यहां पे जाना है तो उसके लिए फ्यूजन रिएक्शन होगा। ये एक शॉर्टकट बनाया है, याद रख लोगे, क्योंकि हम लोग फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इसी चीज को लेके चलेंगे। और आपका फिशन और फ्यूजन रिएक्शन टोटल बेस ही इसी पैरामीटर पे कर रहा होगा। क्लियर हो गया जी? सर दोनों में एनर्जी रिलीज होती है? जी दोनों में रिलीज होगी, पढ़ेंगे भी आगे चल के हम लोग। यहां तक क्लियर है जी? कोई मुश्किल? सर ये आयरन की क्यों मैक्सिमम है? नेचुरली ऐसा है, नेचुरल अकरिंग मटेरियल है ना, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, ये तो कुदरत की तरफ से मौजूद है। तो स्टडी से ये चीज साबित हुई, स्टडी से ये चीज साबित हुई कि भाई इसे तोड़ना सबसे मुश्किल है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे, देखो है तो वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ना, कोई ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो। हाइड्रोजन है तो उसमें एक प्रोटॉन है, अगर हीलियम है तो उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में। हाँ सिर्फ क्या हुआ, कंडीशन वेरी की, कुछ में से ज्यादा एनर्जी निकाली वो ऑक्सीजन बन गया, उससे भी ज्यादा निकाल ली तो वो मजीद स्टेबल हो गया। निकालते निकालते हमने देखा अगर बहुत ज्यादा 8.8 निकाल लें तो फिर आयरन बन जाता है, और इससे ज्यादा किसी में नहीं, यानी इससे ज्यादा अभी तक हम निकाल ही नहीं सके। मुमकिन है कि आप मजीद करना चाहो तो आने वाले वक्त में मजीद एनर्जी रिलीज करवा के हम इसे किसी और एलिमेंट में भी चेंज कर सकते हैं, फिर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो वो है जो अभी तक नॉन एलिमेंट है। उन एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल जो न्यूक्लियस है वो किसका है? आयरन का है। इस आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे मुश्किल है अभी तक। मुमकिन है आने वाले वक्त में कभी कोई आने वाले वक्त में ऐसा एलिमेंट भी डिस्कवर हो जाए कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन से भी ज्यादा हो, तो इसका मतलब है फिर तब वो मोर स्टेबल हो जाए, उसके न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल होगा। जी कोई है क्वेश्चन? जब हम एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज्यादा होगी और बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी? नहीं, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है उस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। समझ आई बात की? बाइंडिंग एनर्जी होती है कि आपने कितने न्यूक्लियॉन्स में से एनर्जी निकाल के न्यूक्लियस बनाना है। टोटल जो एनर्जी निकलती है ना वो न्यूक्लियस बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे बाइंडिंग। हाँ ये एक एवरेज वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास 25 न्यूक्लियॉन थे, उसमें से मैंने 100 MeV एनर्जी निकाल ली, तो इसका मतलब है पर न्यूक्लियन मैंने कितनी निकाली अप्रोक्सीमेट, तो 100 को 25 पे डिवाइड करूंगा, मैं कहूंगा जी कि अप्रोक्सीमेट 4 MeV मैंने हर न्यूक्लियन में से निकाली। तो टोटल एनर्जी जो निकालने के लिए इस्तेमाल होती है वो ज्यादा अहम चीज नहीं है। अहम चीज है कि एक न्यूक्लियन कितनी रिलीज करेगा। भाई 100 लोग बैठे हुए, मैं कहता हूँ जी सारों ने मिलके 100 लोगों ने मिलके 1000 रुपया डोनेट किया, ये चीज अहम नहीं है। अहम ये चीज है कि हर एक बंदे ने कितना डोनेट किया। तो एवरेज क्या आ जाएगा, आप उससे 1000 को 100 पे डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 10 ईच पर्सन। लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है किसी ने 500 भी किया होगा, किसी ने 200 भी किया होगा, किसी ने 10 रुपए भी किए होंगे, किसी ने कुछ भी नहीं दिया होगा। ये चीज भी होती है। ठीक है सर ये नैयर ने पूछा सवाल के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट क्यों अनस्टेबल है ग्राफ में? कौन से? मैंने अनस्टेबल नहीं कहा, याद रखिएगा। ये अनस्टेबल इस लिहाज से है कि इनके न्यूक्लियस टूटने आसान है। इनके न्यूक्लियस का टूटना आसान है। आसान होने, न्यूक्लियस टूटने का मतलब क्या, एनर्जी दोगे। पढ़ा था ना पिछले, मैंने वो इक्वेशन बनाई थी कि बाइंडिंग एनर्जी दो तो कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएंगे। तो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल का मतलब है कि इनके न्यूक्लियस को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि इन्हें कम एनर्जी चाहिए होती है पर न्यूक्लियन। इसमें कम एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी वजह से है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही कम है। इसमें बाइंडिंग कम क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। जितनी इस लिहाज से यहाँ पे रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियन, यहाँ पे पर न्यूक्लियन उससे कम हुआ करती है। ठीक है जी,
चलें, आज के लिए यहाँ तक काम था जी। 2 टॉपिक किए आज हम लोगों ने। कल कोशिश करूंगा कि कल जो आपकी क्लास वो ठीक उसी तरह 11 बजे क्लास लूंगा। कल कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको करवा दूं, फिर आगे वाले दिनों में हम लोग जो है वो आपके पेपर भी 2 डिस्कस होने वाले हैं, उन पेपर्स को भी डिस्कस करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो कल आपकी क्लास 11 बजे होगी। मैं वो मुजम्मिल साहब को कह दूंगा कि वो आपका मैसेज भी कर छोड़ेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कि मैं आपको ना इसका मैक्सिमम पोर्शन करवा दूं, ताकि हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चले, फिर हमारे टेस्ट की डिस्कशन ही रह जाएगी सिर्फ। ठीक है जी, इसे पढ़िएगा, लाजमी तौर पे एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हाफिज़।